اتوار 8 सितंबर के सैरबीन में जावेद चौधरी का सलाम। आज के अहम मौज़ूआत में इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। मेरी सबसे दरख्वास्त है इस प्रोसेस को चलने दे, पुरअमन तरीके से जलसा होने दे, ये जलसा अपने इख्तिताम पे मुंतशिर होगा। और इमरान खान का मुअद्दबाना बयान। और ये किसने कहा इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है? मेरा ख्याल है कि दिन ब दिन ये चीज़ जो है वाज़े होती जा रही है कि उनका ट्रायल जो है वो वहाँ पे और ये भी कि इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में खातून का सड़क किनारे रैप। 2 दिन पूर्व कोयला फाटक पर एक महिला थी, उनके साथ एक परिचित व्यक्ति ने उनको शराब पिलाकर उनको शादी के झांसा देकर मजीद ये भी जानिए कि पाकिस्तान के शहर नवाब शाह के करीब एक मुसाफिर ट्रेन को कैसे हादसे से बचा लिया गया। और ये भी कि कैसे जेवलिन मुकाबले में ईरानी एथलीट का तमगा इंडिया को मिल गया। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सैरबीन में, मगर पहले अहम आलमी खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे के लिए बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमाओं का पिंडाल में आमद का सिलसिला अभी तक जारी है। नामा निगार अजीजुल्लाह खान को पीटीआई पेशावर के रीजनल सदर अरबाब मोहम्मद आलम ने बताया कि पेशावर समेत दीगर अजला से लोगों के काफिले सवाबी के मुकाम पर इकट्ठा होकर संगजानी के लिए रवाना हो चुके हैं। जब अजीजुल्लाह खान ने उनसे सवाल किया कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने तो 4 से 7 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया है, तो उसके जवाब में अरबाब आलम ने कहा कि वो बर वक्त पहुंच जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्त की इतनी सख्ती भी नहीं की जाती। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से की गई पोस्ट में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से निकले मुख्तलिफ काफिले सवाबी के मुकाम पर इकट्ठे हो चुके हैं, जहां से तमाम काफिले एक सुनामी की शक्ल में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में संगजानी जलसा गाह के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में आज होने वाले जलसे से कबल अपने एक पैगाम में इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि लोगों के रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं। हमने कल शुक्रिया अदा किया था इंतजामिया का हमें एनओसी देने के लिए। मेरी सबसे दरख्वास्त है इस प्रोसेस को चलने दे, पुरअमन तरीके से जलसा होने दे, ये जलसा अपने इख्तिताम पे मुंतशिर होगा। यहाँ न धरना होगा न लॉन्ग मार्च होगा। मेरी सबसे दरख्वास्त है काइंडली रुकावटें न डाले, लोगों को जलसागाह तक पहुँचने दे। याद रहे कि संगजानी के मुकाम पर होने वाले पीटीआई जलसे से कबल इस्लामाबाद के मुतादिद रस्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि उसे इस्लामाबाद में उस मुकाम के करीब से एक मशकूक बैग मिला है जहां तहरीक इंसाफ आज अपना जलसा करने जा रही है। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई करके इस्लामाबाद को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आर्मी चीफ ने जो नफरतें कम करने का बयान दिया है, तो मुअद्दबाना बात करता हूं कि नफरतें आपकी वजह से हैं। नफरत तो आपकी तरफ से कम होनी चाहिए। मेरा इस मुल्क में जीना मरना है, बाहर नहीं जाऊंगा। कमरा अदालत में मौजूद साफ़ी काजी रिजवान के मुताबिक मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया था कि पहले मुशर्रफ और इसके बाद जनरल बाजवा ने इन लोगों को NRO दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नैब तरामीम के जरिए वाइट कॉलर क्राइम को NRO दे दिया गया है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वाक़याती शवाहिद ऐसे हैं कि उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। उनके मुताबिक कानून के मुताबिक जब मामला दाखिली सलामती और पाकिस्तान की सालमियत के दायरे में चला जाए तो फिर किसी का भी फौजी ट्रायल हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट में पहले भी ट्रायल होते रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे। हमारे कानून और मिलिट्री कवानीन के तहत लोगों का ट्रायल किया जा सकता है। बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट पे यहाँ पे ट्रायल होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं, अब भी होते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। ये हमारी स्टैट्यूट बुक्स का हिस्सा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का या मिलिट्री जो कवानीन है उसके तहत जो है लोगों को ट्रायल किया जा सकता है। अगर वो ऐसी हदूद जो है क्रॉस करें जो उनको फ़ौज के साथ जो है कन्फ्रंटेशन में या पाकिस्तान की जो सालमियत है, सिक्योरिटी जो है उसके मुतल्लिक जो मामलात हैं उनकी डोमेन में ले जाए।
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دن بدن یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ عمران خان کا ٹرائل وہاں پر ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ دن بدن یہ چیز جو ہے واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ وہاں پہ لیا جو بھی ایویڈنس سامنے آ رہی ہے، ایویڈنس اور سرکمسٹانشل آپ کے سامنے ہے، اور جنرل فیض جب سے گرفتار ہوئے ہیں لازمی طور پہ اب جنرل فیض جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کی رفاقت رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کی داستانیں وہ سنا رہے ہوں گے۔ خیال رہے کہ عمران خان اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں اب فوج کی عدالت کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف اس سے قبل یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر فوجی عدالت میں عمران خان کا ٹرائل ہوا تو وہ اوپن ہوگا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جو تحقیقات ہو رہی ہیں، کوئی انفارمیشن اس کی میرے تک نہیں پہنچی۔ یہ تحقیقات فوج کر رہی ہے اور یہ صیغہ راز ہے، میری رسائی نہیں ہے، ہو بھی تو میں تبصرہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت واضح بات ہے، احتجاج ملٹری ٹارگٹس تک کیوں لیڈ کیا گیا؟ ان کے مطابق وہ اس کا دفاع تو نہیں کرتے، مگر یہ بات ہے کہ رستے میں صوبائی اسمبلی کی عمارت، گورنر ہاؤس اور سویلین سرکاری عمارتیں تھیں، مگر ان پر حملہ نہیں کیا گیا۔ ان کے مطابق ساری دنیا میں سویلین عمارتوں کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ امریکہ میں کیپٹل ہل میں مظاہرین گھس گئے تھے، مگر انہوں نے پینٹاگون اور ملٹری بیس پر حملہ نہیں کیا تھا، وہ فوج سے متعلقہ عمارتوں تک نہیں گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس شہر میں مظاہرہ ہوا، فوج کے اہداف کو وہاں ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ بنیادی چیز ہمیں لیڈ کرتی ہے کہ فوج کے اندر سے کچھ افراد ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے، ایک پلاننگ کہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی ایک خاتون کارکن شہریار افریدی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے 9 مئی کے دن بیانات ایک اسکرپٹ کا حصہ لگتے ہیں۔ احمدی برادری کے خلاف اگرچہ مذہبی منافرت کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری تھا، تاہم اس میں شدت آج سے لگ بھگ 50 برس قبل یعنی 7 سپتمبر 1974 کو اس وقت آئی جب پاکستان کی پارلیمان نے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ سپتمبر 1974 میں ہونے والی اس آئینی ترمیم کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جلسے میں انتہائی پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہمارے کارنامے ہیں، آپ کے سامنے ہماری کوششیں ہیں، آپ دیکھ لیں کہ احمدیوں کا مسئلہ اس دور میں 90 سال سے تھا، اسی دور میں اس کے حل کا آخری فیصلہ بھی قومی اسمبلی نے کیا ہے۔ احمدیوں کا مسئلہ اسی دور میں 90 سال کا مسئلہ، اسی دور میں اس کا فیصلہ جو قومی اسمبلی نے کیا ہے، جو 90 سال سے چل رہا تھا، وہ اسی وقت میں ہوا۔ سابق وزیر اعظم جن کوششوں کا ذکر کر رہے تھے، ان کے بارے میں مبصرین کا دعویٰ تھا کہ انہی کوششوں نے پاکستان کو ایک ایسے راستے پر ڈالا جس نے اگلے 50 سال میں احمدی کمیونٹی پر پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی۔ میرے سر میں ایک گولی لگی لیکن میں لکیلی سروائیو کر گیا۔ میرے والد صاحب کے اوپر کئی گولیاں لگی اور میرے بھائی کے سسر بھی اس واقعے میں شہید ہو گئے۔ میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارے وطن کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ سپتمبر 1974 میں ہونے والی اس آئینی ترمیم کے لگ بھگ 10 سال بعد پاکستان کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ریاست اس ضمن میں ایک قدم مزید آگے بڑھ گئی اور 1984 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے احمدیوں کے خلاف ایسے قوانین بنا دیے گئے جن کے بارے میں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان قوانین کی وجہ سے احمدیوں کے لیے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنا مشکل تر ہو گیا ہے اور انہیں مختلف مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت جماعت احمدیہ کا کوئی رکن خود کو مسلمان ظاہر کرے، اپنی عبادت گاہوں کے لیے کوئی اسلامی اصطلاح استعمال کرے، السلام علیکم کہے یا بسم اللہ پڑھے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے یا وہاں اذان دے تو اسے 3 برس قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان قوانین کے تحت بطور احمدی اپنے عقائد پر عمل کرنا جرم قرار دے دیا گیا۔ تاہم دوسری جانب پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کسی شخص کو مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر نشانہ بنانا بھی قانوناً ایک جرم ہے۔
इस बारे में अकलियतों के हुकूक के लिए सरगर्म मारूफ कानूनदान मुनेज़े जहांगीर का कहना है, अगर आप देखें कि पंजाब के अंदर उन्होंने जो एक निकाह नामे के अंदर एक शिक डाली हाल ही में, वो किसके लिए डाली? वो उन्होंने एमडीओ के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए डाली। अगर आप लॉ बनाना शुरू कर देंगे कि एक माइनॉरिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो फिर प्रोटेक्ट करना तो बहुत दूर की बात, आप उसको और भी वनरेबल कर रहे हैं। अब सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, वो और भी सहमे हुए बैठे हुए हैं। इसीलिए क्योंकि अगर अब एक एमडी बच्चा वो कुरान शरीफ पढ़ ले क्लास में जाके, तो उसको 1986 के ऑर्डिनेंस के तहत फाइन हो सकता है, 3 साल की सज़ा हो सकती है। जो जनरल ज़िया ने ऑर्डिनेंस पास किया था, उसके तहत अगर एक अहमदी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप को मुसलमान दिखाने की कोशिश करता है या इस्लाम की तरफ जाता है, तो उसको सज़ा हो सकती है। तो उनके लिए यहाँ पे जगह और तंग होती जा रही है और इसके अंदर रियासत का बहुत बड़ा हाथ है। हमने देखा किस तरह TLP का यहाँ पे जो धरना हुआ, वो इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से हुआ था। तो इसीलिए जब रियासत जो है अपना वेट रिलीजियस पार्टीज के पीछे डाल देती है जो एमडीओ को परसिक्यूट करती है, तो जाहिर है एमडी कम्युनिटी यहाँ पे अपने आप को और गैर महफूज समझेगी। सितंबर 1974 में होने वाली दूसरी आईनी तरमीम के 50 बरस बाद अब सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पर आए रोज ऐसी वीडियोस और क्लिप्स नजर आते हैं जिनमें अहमदी बिरादरी के खिलाफ न सिर्फ इश्तियाल अंगेज बयान जारी किए जाते हैं, बल्कि इस अकलियती बिरादरी को वाजिबुल कत्ल करार देने से भी गुरेज नहीं किया जाता। 20 दिन का टाइम है कि इबादत करो, काफिरी नहीं बल्कि साढ़े जिले च लग गया एसपी, वो एक कादियानी, या असी रहना या उन्हें रहना। कादियानी जो थे, जिनको मैं कहता हूँ, लेकिन अगर ये बातें करेंगे कादियानी पूरी दुनिया में नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ कादियानी हैं। मुल्क के कुलीदी ओहदों के पर इंशाअल्लाह कादियानियों को आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें एक शख्स को सड़क के किनारे मुबैना तौर पर एक खातून का रैप करते देखा जा सकता है। वीडियो में उज्जैन के कोयला फाटक जंक्शन के फुटपाथ पर एक 28 साल नौजवान को दिन दिहाड़े 40 साल खातून का रैप करने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। चौंका देने वाली बात यह है कि यह वाकया शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में से एक में हुआ। इस सड़क पर पेट्रोल पंप और अस्पताल के अलावा एक शराब की दुकान भी वाक़ई है। जीबीसी से बात करते हुए उज्जैन के पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रदीप शर्मा ने बताया कि ये वाकया बुध 4 सितंबर की दोपहर शहर के एक ऐसे इलाके में हुआ जहां काफ़ी हलचल रहती है। प्रदीप शर्मा कहते हैं कि मुतासरा खातून और मुलजिम पहले से एक दूसरे को जानते थे। मुलजिम ठेला चलाता है जबकि खातून कबाड़ का काम करती है। पुलिस का मजीद कहना है कि मुतासिरा खातून तकरीबन 8 साल कबल उज्जैन आई थी। उज्जैन के पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रदीप शर्मा ने मजीद बताया कि ये वाकया 4 सितंबर को शहर के एक ऐसे इलाके में पेश आया जहां काफ़ी हलचल रहती है। उनके मुताबिक वाकये के रोज़ मुलजिम ने खातून से कहा था कि वो उनसे शादी करेगा, जिसके बाद दोनों ने साथ में शराब पी। इसके बाद ये वाकया पेश आया। 2 दिन पूर्व कोयला फाटक पर एक महिला थी, उनके साथ एक परिचित व्यक्ति ने उनको शराब पिलाकर उनको शादी का झांसा देकर जो कृत्य किया था, उसमें जिस व्यक्ति द्वारा उस कृत्य की वीडियोग्राफी करके उसको वायरल किया गया था, हमने उसकी तलाश तभी चालू कर दी थी। इसमें एक मोहम्मद सलीम पिता यासीन शाह, उम्र 43 वर्ष, प्रकाश नगर नागदा का रहने वाला है। इसको हमने गिरफ्तार किया है, इसका मोबाइल भी बरामद किया गया, जिसमें से वो वीडियो भी हम लोगों को बरामद हुआ है। अभी हम लोग उसमें इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी पूर्व का हम लोगों ने प्राप्त किया है और उसके विरुद्ध 72, 77, 294 भारतीय न्याय संहिता की धारा, IT एक्ट की धारा और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की धारा 4 के तहत पृथक से एक मामला दर्ज किया गया। अभी उसके मोबाइल का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको इसने ये वीडियो भेजा और जिन ने इसमें वायरल किया है, उसके पीछे अगर उनका किसी प्रकार का कोई प्लान है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी की हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और उन सभी के खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए।
हैरान कुन बात यह है कि वाक़ये के वक्त सड़क पर लोगों की काफी आमदोरफ्त थी, लेकिन किसी ने भी मुलजिम को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ अफराद इस अमल की वीडियो बनाते रहे। प्रदीप शर्मा का कहना है कि पुलिस को वाक़ये की इतला एक राहगीर ने दी, जिसके बाद पुलिस जाए वक़ूअ पर पहुंची और खातून को थाने ले आई। खातून के पुलिस को दिए बयान के बाद रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जेरे हिरासत है और उसे अदालत के सामने पेश किया जा चुका है। पुलिस ने एक और शख्स को वीडियो बनाने के इल्जाम में भी गिरफ्तार किया है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी ने बार बार ये इंदिया दिया कि कश्मीर की सियासत से पाकिस्तान का फैक्टर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। इस दावे की तस्दीक कश्मीर की तवील खामोशी से हो रही थी, क्योंकि सैकड़ों अलहदगी पसंद लीडर जेलों में हैं, उनकी सियासी जमातों को कालादम करार दे दिया गया है और उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर मुनदम हो गया है। लेकिन अब 5 साल बाद जम्मू कश्मीर में सूबाई असेंबली के लिए इंतखाबात का ऐलान होते ही बीजेपी की क़यादत ने कश्मीर के सियासतदानों पर इल्जाम आयद कर दिया है कि वो साबिक अस्करियत पसंदों और अलहदगी पसंदों को अपनी पार्टियों में शामिल करके कश्मीर में दहशत गर्दी का अहया करना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान के मुफादात की तकमील होगी। अगरचे फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने अपने अपने इंतखाबी मंशूर में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की वकालत की है, ताहम ये रहनुमा इंतखाबी मुहिम के दौरान इस बारे में खामोशी रहे हैं। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस मुसाफरों से भरी हुई थी, मगर जब ये ट्रेन नवाबशाह रेलवे स्टेशन से कबल एक फाटक के करीब पहुंची तो कुछ फासले पर रेल की पटड़ी पर एक गेट कीपर हाथ में सुर्ख झंडी उठाए दौड़ रहा था। ट्रेन के ड्राइवर को फौरन रुकने और स्पीड करने का इशारा करने वाला गेट कीपर जानता था कि अगर ऐसा ना हुआ तो ये रेलगाड़ी एक खौफनाक हादसे का शिकार हो सकती है। जुमे को नवाबशाह स्टेशन के करीब एक रेलवे क्रॉसिंग पर यह मंजर उस वक्त रूनुमा हुआ जब रेत लादने वाला एक 10 व्हीलर ट्रक ट्रैक के बीचों बीच उलट गया। वो भी उस वक्त जब सैकड़ों मुसाफिर लिए शालीमार एक्सप्रेस को वहां से गुजरना था। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम अगर ट्रेन को बर वक्त रोका ना जाता तो एक बड़ी तादाद में अमवात भी हो सकती थी। मदद अली गुज़िश्ता 6 साल से नवाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब फाटक पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो जीबीसी को बताते हैं कि जुमे को उन्हें मालूम हुआ कि ये शालीमार एक्सप्रेस के गुजरने का वक्त है, इसलिए उन्होंने एक फाटक को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया था। वो दूसरा फाटक बंद करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक एक 10 व्हीलर ट्रक, जिस पर उस वक्त रेत लदी हुई थी, रुकने की बजाय आगे बढ़ता चला गया। वो कहते हैं कि जब ट्रक ने गेट क्रॉस किया तो पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ये पटड़ी के पास ही रोड से थोड़ा दूर उलट गया। मदद अली का कहना था कि ये इंतहाई नाजुक मौका था। उन्हें खदशा था कि अगर ट्रेन अपनी मामूल की रफ्तार से आती है तो ट्रक से तसादुम के नतीजे में बड़ा नुकसान हो सकता है। मदद अली को ट्रेन नजर आ रही थी और उनके पास बहुत कम वक्त था। उन्हें ड्राइवर को इस खतरे से आगाह करना था। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पर फाटक या रेल क्रॉसिंग गैर महफूज समझी जाती है। वो सुर्ख झंडी उठाकर 5 मिनट तक पटड़ी पर दौड़ते रहे। जब ट्रेन उनके करीब पहुंची तो उन्होंने एक तरफ छलांग मारकर अपनी जान बचाई, लेकिन अब ट्रेन की रफ्तार कम हो चुकी थी और लोगों ने देखा कि ट्रेन का अगला इंजन ट्रक से टकराया और ट्रेन रुक गई। ये लम्हा मदद अली के लिए बाइस इत्मीनान था कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सब लोगों की जानें महफूज रहीं। ईरान के पैरालंपिक्स एथलीट सादिक बेयत सिया को पेरिस में F41 जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड कायम करने के बाद कवायद व जवाबित की खिलाफ वर्जी पर मेडल से महरूम कर दिया गया है। उनकी जगह इंडिया के नवदेव सिंह को तलाई तमगे से नवाज दिया गया, जो कि ईरान के एथलीट से पीछे और दूसरी पोजीशन पर थे। ईरान के पैरालंपिक्स एसोसिएशन के सरबरा अली असगर हादी ज़ादा ने ईरान के कौमी खिलाड़ी सादिक बेयत सिया को नाअहल करार दिए जाने के बावजूद उन्हें दाद दी है। उन्होंने एतराफ़ किया कि बेयत सिया से मुकाबले के दौरान इनसे एक से ज़्यादा ऐसी चीज़ें सरजद हुई जिसे रेफरी ने खेल की रूह के मुनाफी समझा और बेयत सिया को पहला कार्ड दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मैच के इख्तिताम पर उनके चैंपियन बनने के ऐलान के बाद उन्होंने कोच और सुपरवाइज़र के इल्म में लाए बगैर अपने स्पोर्ट्स बैग से एक परचम निकाला, जिसकी वजह से उन्हें दूसरा पीला कार्ड दिया गया। इन मुकाबले के दौरान मजहबी या सियासी इजहार को कवायद व जवाबित की खिलाफ वर्जी समझा जाता है।
असगर हादीजादा ने मजीद कहा, हम इस्लामी जमहूरिया ईरान का कौमी परचम भी खिलाड़ियों को स्टेडियम में ले जाने के लिए नहीं देते, बल्कि हम खुद ईरानी झंडा स्टेडियम में मुकाबला देखने वाले बच्चों को देते हैं। लेकिन बैत सियाह ने मजहबी वजूहात, अपने मजहबी अकायद से वालहाना लगाव की वजह से उनके नाम का एक परचम निकाला जिसे मुंतजमीन ने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी समझा और बैत सियाह को दूसरा पीला और सुर्ख कार्ड दिखा दिया। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप नींद की आगोश में जाने वाले हों और अचानक आपकी आंख एक बम धमाके की आवाज से खुल जाए, मगर ये धमाका हकीकत में ना हो बल्कि सिर्फ आपके दिमाग की इख्तरा हो? अगर ऐसा है तो आप एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम यानी EHS का शिकार हो चुके हैं। ये बेख्वाबी का एक पुरअसरार मर्ज है जिसके बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम EHS नामी बेख्वाबी की बीमारी की एक किस्म है जिसकी दीगर अक़साम में स्लीप पैरालाइज यानी नींद में जिस्मानी अज़ा का हरकत ना करना, माइकोलोनिक यानी सोते वक्त ऐसा महसूस होना जैसे आप गहरी खाई में गिर रहे हैं शामिल है। डॉक्टरों ने कम अज़ कम सन 1876 में ESH की तशख़ीस की थी और फ्रांसीसी फ़िलासफ़र रेने डिस्कार्टी को बज़ाहिर ये मर्ज लाहक भी था, मगर 1.5 सदी गुजरने के बावजूद भी ये निहायत हैरान कुन है कि हम इस मर्ज के मुतल्लिक़ बहुत कम जानते हैं। इस मर्ज में मुब्तला अफराद अमूमी तौर पर नींद में जाने के दौरान सबसे ज़्यादा शिकायत एक ज़ोरदार धमाका महसूस करने या सुनने की करते हैं। EHS सिंड्रोम के दौरान सुनाई देने वाली आवाज़ की नोयत बाज़ औक़ात मुख्तलिफ भी होती है, जैसा गोली चलने की आवाज़, ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ या किसी के चीखने की आवाज़। आवाज़ जैसी भी हो, मगर अहम बात यह है कि ये हमेशा बहुत मुख्तसर वक्त जैसा कि चंद सेकंड्स या इससे भी कम के लिए सुनाई देती है, बहुत ऊंची होती है और किसी बैरूनी जरिए से नहीं आ रही होती। इस सिंड्रोम में बाज़ अफराद को आवाज़ों के साथ साथ फर्जी ख्यालात भी आते हैं, जैसे बहुत तेज़ चमकती रोशनी। कुछ अफराद ने शदीद गर्मी और जिस्म के ऊपरी हिस्से में बिजली दौड़ने के एहसास के बारे में भी बताया है। इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितने अफराद EHS सिंड्रोम का शिकार हैं। इसकी एक बुनियादी वजह मालूमात की अदम फरामी है, क्योंकि इस बारे में आज तक महदूद मुताले हुए हैं। एक इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक 11% सेहतमंद अफराद ने भी EHS सिंड्रोम की शिकायत की, जबकि कॉलेज के तालिब इल्मों के साथ की गई एक और तहकीक के मुताबिक 17% ने भी जिंदगी में इस चीज़ का तजुर्बा किया है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक, जिसमें कॉलेज तुलबा भी शामिल थे, ये जाना गया कि 1/3 अफराद ने जिंदगी में कम अज कम एक मरतबा EHS का तजुर्बा किया है, जबकि 6% का कहना है कि उन्होंने महीने में कम अज कम एक मरतबा इसका तजुर्बा किया है। क्या ये मुतालात ये जाहिर करते हैं क्या ये मुतालात ये जाहिर करते हैं कि EHS एक आम हालत है या कम अज कम नौजवानों में आम है? अलबत्ता बज़ाहिर ये लगता है कि ये दीगर पैरासोमनिया हालतों के मुकाबले में ज़्यादा आम नहीं है। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.